हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिनव कुमार राय एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, जिसका एसबीटी का कोड है आपका 1620304, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा जाता है ना। तो अगर हम सिलेबस देखते हैं पावर सिस्टम का, जो कि अलग अलग सेमेस्टर में अवेलेबल है, तो पहला जो सिलेबस है वो है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, जो कि हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जो कि हम फोर्थ सेमेस्टर में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, जो कि हम फिफ्थ सेमेस्टर में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पावर सिस्टम का पूरा जो सिलेबस है वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक। क्योंकि ना ही सिर्फ एसबीटी के कोर्स में, जबकि आपको जो भी कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स होते हैं उसमें पावर सिस्टम में कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं, तो थर्ड सेमेस्टर में आपका टोटल 5 सब्जेक्ट अवेलेबल है, जस्ट लाइक दैट कि अप्लाइड मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। सबकी जो क्रेडिट्स हैं वो तीन क्रेडिट के एग्जाम्स होते हैं, 70 नंबर का पेपर होता है ना। क्योंकि आप सभी अभी पहली बार एंटर कर रहे हो अपने ब्रांच सब्जेक्ट्स में, सो सभी बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन, है ना। तो पावर है क्या एक्चुअल में? जस्ट थिंक दैट कि आप पावर को क्यों यूज़ करते हो, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पावर, ठीक। उसकी एप्लीकेशन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जस्ट लाइक दैट कि हीटिंग या कूलिंग, उसके बाद लाइट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, मोशन और पावर के लिए, है ना। जस्ट लाइक दैट कि अगर हम हीटिंग एंड कूलिंग की बात करते हैं, तो हीटिंग में क्या है, आप आयरन यूज़ करते हो घर में, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो, है ना। कूलिंग के लिए एयर कंडीशनर यूज़ करते हो, ओवन यूज़ करते हो। लाइट में जाओगे तो आपके पास बल्ब है। वो सारी चीज़ें, आपकी जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती हैं, है ना। तो इसलिए इस तरह से भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एक मैप देखते हैं हम, जो कि नासा के द्वारा लिया गया है 2012 और 2016 के बीच में, है ना। तो आप 2012 का मैप देखोगे इंडिया का, तो आप लाइट का जो पैटर्न है वो देख सकते हो, और 2016 में भी देख सकते हो। तो ये एक तरह का डेवलपिंग फैक्टर है ना, कि कितना मेरा इंडिया डेवलप हुआ है ना। तो बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन में बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन डे टू डे लाइफ, ठीक। ज़रूरत क्या है हमको इलेक्ट्रिकल पावर की, है ना। अलग अलग सोर्सेज क्या है एनर्जी के, जिससे हम पावर को जनरेट कर सकते हैं, है ना। जस्ट लाइक दैट कि आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है तो आप क्या करते हो, या तो आपके पास इन्वर्टर अवेलेबल होता है या तो जनरेटर अवेलेबल होता है ना। तो जनरेटर क्या करते हो आप, जनरेटर को चालू करते हो, ठीक। उसमें एक इंजन होता है जो कि उसके शाफ्ट को और उसके जनरेटर को क्या करता है, घुमाता है, ठीक। तो ये जनरेटर जो है वो आपके घर के पास लगा होता है, लेकिन जस्ट थिंक दैट कि मुझे पूरी सिटी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, तब मैं क्या करूंगा कि मुझे एक पावर जनरेटिंग स्टेशन बनाना होगा, है ना। और ये जरूरी नहीं है कि वो पावर जनरेटिंग स्टेशन मेरे घर के आसपास अवेलेबल हो, है ना। तो अगर घर के आसपास नहीं होगा तो कहाँ होगा, वो ऐसी जगह पे होगा जहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, ठीक, जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं, है ना। तो वो रिसोर्सेज जनरली क्या क्या हो सकते हैं, जस्ट लाइक दैट कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो हम वाटर यूज़ करते हैं, कोल यूज़ करते हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे कि मेरा जो पावर जनरेटिंग स्टेशन है वो उन्हीं जगह पे अवेलेबल हो जहाँ पे कोल वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो, है ना। तो मान लीजिए कि मेरा जनरेटिंग स्टेशन, जस्ट थिंक दैट कि मैं यहाँ पटना में अवेलेबल हूँ और मेरा जनरेटिंग स्टेशन जस्ट थिंक दैट कि मुजफ्फरपुर में है ना। तो अब हम क्या करेंगे, मुजफ्फरपुर में हमने बिजली बनाई, वहाँ से बिजली बनाने के बाद उसको एक वे के थ्रू आपके घर तक पहुँचाना होगा। तो सबसे पहले उसको हम करते हैं क्या, ट्रांसमिट, ठीक। सबसे पहले हमने क्या किया, जनरेशन, बिजली बनाई, उसके बाद उसको किया ट्रांसमिट, ठीक।
ट्रांसमिट करने का मतलब क्या, जस्ट लाइक दैट कि आपकी जो आपने कुछ बनाया और उसको आप एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हो, है ना, मुजफ्फरपुर से पटना भेजना चाहते हो, तो आप कैसे भेजोगे भैया, एक हाईवे के थ्रू भेजोगे या किसी रोड के थ्रू भेजोगे। तो यहाँ पे जरूरत होती है बिजली भेजने के लिए कंडक्टर्स की, ठीक, और वो कंडक्टर ट्रांसमिशन टावर्स में लगे होते हैं, है ना, जिनके थ्रू बिजली आपके नियरेस्ट किसी सब स्टेशन में पहुंचती है, ठीक, और उस सब स्टेशन से बिजली को क्या किया जाता है भैया, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो हम पावर सिस्टम में कवर अप करेंगे, ठीक। उसके बाद कुछ चीजें हैं जस्ट लाइक दैट कि जो सोर्स ऑफ पावर्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन क्या है, ठीक, जस्ट लाइक दैट कि मेरे पास कोल है, वाटर है, तो उनके बीच में डिफरेंस क्या है, या उनके अलग अलग पावर स्टेशंस कैसे डिजाइन किए जाते हैं, वो सारी चीजें। नेक्स्ट जो है हम यहाँ देखते हैं कि पावर प्लांट कितने तरह के होते हैं। तो इन पावर प्लांट को जनरली दो तरह से डिजाइन किया जाता है, एक है कन्वेंशनल, एक है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब क्या, पारंपरिक, जो हमारे पारंपरिक सोर्सेस हैं, और नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर पारंपरिक, ठीक। और अगर कन्वेंशनल की बात करें तो हमारे पास स्टीम है, डीजल इंजन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, न्यूक्लियर पावर है। जनरली आपको करना क्या है, अगर आप घर के छोटे जनरेटर का कॉन्सेप्ट लेते हो तो आप उससे पावर स्टेशन के बारे में समझ पाओगे, ठीक। छोटा जनरेटर में क्या होता है, घर के पास जो लगा होता है उसमें हम डीजल डालते हैं, ठीक। वो डीजल क्या करता है कि इंजन चलाता है, जस्ट लाइक दैट कि आपकी बाइक में आप पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल डालने के बाद मेरे बाइक का जो पहिया है वो घूमना स्टार्ट करता है ना। अब उस इंजन से हम कनेक्ट करते हैं अपना जनरेटर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब वो इंजन उस जनरेटर को घुमाना स्टार्ट कर देता है, ठीक, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना। तो फाइनली हमको जनरेटर को क्या करना है, घुमाना है ना। तो हम वो किसी चीज से घुमा सकते हैं, जस्ट लाइक दैट कि स्टीम मतलब क्या होता है भैया, भाप, है ना। जो पानी है, पानी को अगर आप बॉईल करोगे तो वो बॉईल करने के बाद क्या बनता है, उसमें नेक्स्ट जो उसकी स्टेट होती है वो क्या होती है, गैसेस स्टेट होती है। तो गैसेस स्टेट पे वो भाप में कन्वर्ट होता है ना। तो वो भाप के जरिए आप इंजन को क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। तो उसको बोला जाता है क्या, स्टीम इंजन, है ना। या स्टीम के जरिए जो आपका जनरेटर घुमाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्टीम टरबाइन, ठीक। तो स्टीम है, डीजल के थ्रू आप इंजन चला सकते हो, इंजन के थ्रू आप जनरेटर को घुमा सकते हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में क्या होता है भैया कि आप पानी के थ्रू, पानी के प्रेशर के थ्रू जनरेटर को घुमा सकते हो, है ना। तो उसी तरह उसके बाद अगर हम नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो नॉन कन्वेंशनल में आपका सोलर है, विंड है, टाइडल है, जियोथर्मल है, ठीक। सोलर में क्या होता है कि सोलर प्लेट्स लगी होती हैं, है ना। सोलर प्लेट्स क्या करती हैं, जो धूप की एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करती हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं। तो इन सभी के बारे में हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो पैटर्न है आपका 48% जो पैटर्न है वो आपका कोल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, 7% जनरेट होती है नेचुरल गैस के जरिए, 26% प्रोड्यूस होती है आपका पेट्रोलियम के जरिए, और 14% प्रेजेंट होती है मतलब बनती है आपका नॉन कन्वेंशनल के जरिए, ठीक, जो कि गैर पारंपरिक सोर्सेज हैं, ठीक। उसके बाद अगर 5% की बात करें तो इसमें ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्मल पावर स्टेशन, ठीक। तो आप देख सकते हो थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है कि हम कोल के जरिए बिजली को बनाते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम कहीं से कोयला लेके आते हैं और उस कोयले से पानी को बॉईल किया जाता है, ठीक। किस में बॉईल करते हैं भैया, एक बॉयलर में पानी को बॉईल करते हैं, जहां पे पानी बॉईल होता है उसको बोलते हैं क्या, बॉयलर, है ना। अब जब पानी को आप गर्म करोगे तो वो अपनी नेक्स्ट स्टेट में क्या करेगा, उसको चेंज करेगा, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी उसकी, गैस होगी, है ना। लिक्विड से वो गैस के फॉर्म में चेंज होगा और भाप बनाएगा, ठीक। अब वो भाप जाएगी कहां से, स्टीम में। स्टीम के जो भाप है वो जाएगी आपकी टरबाइन में, ठीक है। टरबाइन में बहुत पतली पतली ब्लेड्स लगी होती हैं, है ना। जब हम स्पेशली इस चैप्टर पे आएंगे तो हम अलग अलग टरबाइंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कितनी तरह के टरबाइंस हैं, उनको कैसे चालू किया जाता है, एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो टरबाइन में वो भाप गई,
अब टरबाइन मेरा घूमना क्या किया, स्टार्ट किया, है ना। तो टरबाइन जैसे घूमा, वो टरबाइन सीधे कनेक्टेड है मेरा किसके साथ, जनरेटर के साथ, है ना। अब वो जनरेटर क्या करेगा, वो भी घूमना स्टार्ट करेगा, है ना। तो अगर हम कॉमनली जनरेटर की बात करें तो जनरेटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है, ठीक। तो हम मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से दे रहे हैं भाई, टरबाइन से दे रहे हैं, है ना। और मेरा जनरेटर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो ऐसे जनरली हम कोल के जरिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि प्रोड्यूस होती है कहाँ पे भैया, थर्मल पावर स्टेशन। तो इस चैप्टर में हमको अलग अलग जो उसके कंपोनेंट्स हैं थर्मल पावर स्टेशन के, वो सारी चीजें डिस्कशन करनी है, ठीक। तो अगर आप इंडिया में देखते हो कि इंडिया में जो थर्मल पावर स्टेशन है, जो सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है वो है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, जो कि सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में, है ना। उसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 4760 मेगावाट, है ना। और ये इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है ना। अगर हम बिहार की बात करें, आप सभी लोग बिहार के अलग अलग स्टेट, अलग अलग जिले से होंगे। तो नालंदा में बात करें तो नालंदा पावर है जो कि 2000 मेगावाट का है ना। वॉट क्या है, वॉट इज अप, वॉट क्या है, पावर का यूनिट है। तो इसको मेगावाट में करें तो 2000 मेगावाट में 2000 मेगावाट का पावर प्लांट है आपका नालंदा में। उसके बाद बात करें मुजफ्फरपुर में तो कांति बिजली उत्पादन निगम है, जो कि 250 मेगावाट्स के 2 जनरेटर्स लगे हुए हैं वहाँ पे, ठीक। उसी तरह अगर आपका बरौनी में बात करें तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर प्लांट है, जहाँ पे 250 मेगावाट के 2 जनरेटर्स लगे हुए हैं, है ना। तो इसी तरह बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं। अगर पटना की बात करें तो पटना में एनटीपीसी का पावर प्लांट है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का, जो कि आपका बाढ़ में है। वहाँ पे 660 मेगावाट के 2 जनरेटर्स लगे हुए हैं। तो ये जनरली आपका बिहार में जो अलग अलग पावर प्लांट है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है ना। तो अब हम डिस्कशन करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में जनरली हमको पढ़ना है न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में, ठीक। जैसे हमने थर्मल के बारे में पढ़ा कि थर्मल में हम क्या, कोल के जरिए बिजली बनाते हैं, ठीक। उसी तरह न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर में न्यूक्लियर पावर के जरिए, रिएक्टर के जरिए, या इसमें जनरली हम यूज करते हैं यूरेनियम फ्यूल, है ना। उस यूरेनियम फ्यूल के जरिए हम क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं। वो बॉयल होने के बाद क्या करता है, स्टीम जनरेट करता है, या वाष्प या भाप जनरेट करता है, और वो भाप जाती है कहाँ पे, स्टीम टरबाइन में। और सब प्रोसेस एकदम सेम आपका थर्मल पावर स्टेशन की तरह होता है ना। तो इसमें भी जो जो कंपोनेंट्स हैं आपके, जस्ट थिंक दैट कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, उनको डिज़ाइन कैसे करते हैं, एवरीथिंग, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक। हाइड्रो का मतलब क्या, हाइड्रो आपका जो टर्म है वो आया है कहाँ से, वाटर से, ठीक। तो अब वाटर से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वाटर के जरिए प्रोड्यूस करने का सबसे सही तरीका है कि आप एक रिजर्वायर बनाते हो। रिजर्वायर में क्या होता है, पानी को स्टोर करके रखा जाता है ना। कहीं भी आप अगर गए होगे आसपास जहाँ पे हाइड्रो पावर स्टेशन है, तो वहाँ पे एक डैम होगा जहाँ पे पानी को रोक के रखा जाता है ना। और उस पानी के फ्लो को यूज किया जाता है जनरेटर को घुमाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिजर्वायर है जहाँ पे पानी स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक। उसके बाद उस रिजर्वायर से वो पानी इनटेक के जरिए, जो इनटेक है, इनटेक उसको उसका जनरली क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। जब उस गेट को हम ओपन करते हैं तो वो पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होना स्टार्ट होता है, ठीक। और उस टरबाइन को मूव करना स्टार्ट करता है, जो कि जनरेटर के साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो जैसे ही मेरी टरबाइन घूमना स्टार्ट होती है, वो मेरा जनरेटर के शाफ्ट को भी घुमाता है और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना। तो ये जनरली आपका एक पावर हाउस में लगा रहता है। आप अगर किसी डैम में जाओगे या जहाँ पे भी डैम बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक। उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे कि उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, लेआउट क्या है हमारा हाइड्रो पावर स्टेशन का, है ना। अलग अलग जो टरबाइंस यूज होती हैं हाइड्रो पावर स्टेशन में वो क्या है ना। नेक्स्ट देखते हैं डीजल पावर स्टेशन, जो कि आपका यूनिट 5 है, ठीक। तो डीजल इंजन सेम आपका जो आपके घर के आसपास जो जनरेटर्स लगे होते हैं, जस्ट लाइक दैट कि छोटा जनरेटर है, उस जनरेटर में हम डीजल के थ्रू क्या करते हैं, डीजल डालते हैं, इंजन स्टार्ट होता है
सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम डीजल इंजन के बारे में। ठीक, तो डीजल इंजन के बारे में हम जैसे बोल रहे थे कि जस्ट थिंक दैट कि आपके पास एक बाइक है और उस बाइक में आप पेट्रोल डालते हो और मेरी बाइक क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है और चलती है ना। तो जनरली होता क्या है कि उसका जो व्हील है वो व्हील मूव करता है ना। तो उसी तरह अगर हम डीजल इंजन में हम डीजल डालें तो मेरा इंजन स्टार्ट हो जाएगा और वो घूमेगा, है ना। उस डीजल इंजन के शाफ्ट के जरिए हम अपने जनरेटर को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो जैसे ही मेरा जनरेटर उसके साथ कनेक्ट होगा, मेरा जनरेटर भी घूमना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो जनरेटर जब घूमेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो इसमें अलग अलग जो कि डीजल इंजन में कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग बताए गए हैं कि कन्वेंशनल क्या है, नॉन कन्वेंशनल क्या है। कन्वेंशनल का मतलब क्या कि जो पारंपरिक है या आपका नेचर से मिलते हैं उनके बारे में। जैसे कन्वेंशनल में मेरा स्टीम है, डीजल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, न्यूक्लियर है। इतनी ये 4 चीज़ें हैं और इन चारों चीज़ों को अलग अलग चैप्टर्स में आपको पढ़ना है। नॉन कन्वेंशनल में आपका सोलर, विंड, टाइडल और जियोथर्मल, ये पूरा एक ही चैप्टर में आपको दिया हुआ है ना। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर बात करें तो सभी है। बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन आपका 6 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद आपका थर्मल पावर स्टेशन है जो कि टोटल 10 मार्क्स का पूछा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना। उसी तरह अगर हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करें तो वो टोटल 6 मार्क्स का पूछा जाता है। हाइड्रो पावर स्टेशन जो हम पहले डिस्कशन कर रहे थे वो 8 मार्क्स का पूछा जाता है आपका एसबीटी में। डीजल पावर स्टेशन से भी आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लाइक सोलर एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी क्या है, बायो एनर्जी क्या है, या बायोमास या बायोगैस एनर्जी क्या है, उससे हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक तरह से एक बड़ा चैप्टर है और ये टोटल 14 मार्क्स का आपसे एसबीटी में पूछा जाता है। ठीक, तो जो सोलर एनर्जी है हमने पहले भी डिस्कशन किया और सोलर एनर्जी के बारे में आप जानते भी होंगे कि सोलर प्लेट्स होती हैं जनरली और उस पर आपकी धूप पड़ती है और उस जो सन की जो एनर्जी है उस एनर्जी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह अगर विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी में क्या होता है भैया, विंड ब्लेड्स लगी होती हैं जैसे ही, और इनको ऐसी जगह पे इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पे हवा की जो गति है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, जिसके जरिए वो क्या करती हैं, उन ब्लेड्स को घुमाना स्टार्ट करती हैं। ठीक, और वो ब्लेड्स घूमती हैं और वो किससे कनेक्टेड होती हैं, जनरेटर से कनेक्टेड होती हैं और जनरेटर मेरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। उसी तरह आपका बायोमास एनर्जी है या बायोगैस एनर्जी है। तो बायोगैस एनर्जी में हम क्या करते हैं, जनरली जो भी हमारे पास फ्यूल है उसको एक गैस होल्डर में या एक गैस होल्डर में पुट करके रखते हैं जिससे हमको गैस प्रोड्यूस होती है और उस गैस को हम वाटर को बॉईल करने के लिए यूज़ करते हैं और वो बॉईल होने के बाद फिर से वो स्टीम जनरेट करता है या उसका अपना एक प्लांट है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद है टाइडल। टाइडल आप जनरली समुद्र के पास गए होंगे, समुद्र में क्या होता है भैया, टाइड्स आती हैं। ठीक, अब उन टाइड्स के पास बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, उस फोर्स को हम यूज़ कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। ठीक, अब वो टाइड क्या करती है भाई, अगर टाइड आएगी उसके पास फोर्स होगा, अगर हम वहाँ पे कुछ ऐसा फैन टाइप का स्ट्रक्चर लगा दें जिसके जरिए वो फैन घूमना स्टार्ट कर दे। ठीक, अगर वो फैन घूमेगा तो उसके शाफ्ट से हम क्या लगा देंगे, जनरेटर लगा देंगे, है ना, और वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या है, उसके फायदे क्या हैं। अब जनरली आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी लॉस नहीं है अगर हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे सोलर एनर्जी है तो उसमें कुछ भी आपका कोई भी गैसेस या कोई भी कार्बन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जबकि आपका थर्मल स्टेशन के बारे में बात करोगे तो वहाँ पे हम कोल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। कोल को जब हम जलाते हैं तो उससे गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन प्रोड्यूस होता है जो कि आपके इन्वायरमेंट को क्या करता है, हार्म करता है। तो उस हिसाब से भी आपका जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है एक तरह से। ठीक, इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे।
नेक्स्ट है जो यूनिट 7, वो है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। ठीक, तो इकोनॉमिक्स, देखिए इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक इंजीनियर के लिए, है ना। अब जस्ट थिंक दैट कि आप एक इंजीनियर बन गए और आपको कुछ डिज़ाइन करने के लिए बोला गया, है ना, आपको एक मशीन डिज़ाइन करने के लिए बोली गई, और जस्ट थिंक दैट कि आपके सामने दो इंजीनियर्स हैं, एक इंजीनियर ने उसी मशीन को 20,000 में बनाया, ठीक, और एक इंजीनियर ने उसी मशीन को 2 लाख या 20 लाख तक बना दिया, ठीक। तो ऑब्वियसली मार्केट में कौन सबसे ज़्यादा बिकेगा? जो सस्ता होगा, ठीक। तो एक इंजीनियर का काम होता है कि जो भी वो डिज़ाइन करे वो ऐसा डिज़ाइन करे कि वो सामने वाले के लिए सेफ हो, उससे उसको कोई हार्म ना हो पाए, और वो इकोनॉमिकल हो, मतलब सस्ता हो, और उसको हर कोई क्या कर सके, खरीद सके, है ना। तो जनरली यहाँ पे हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे पावर जनरेशन का, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे सस्ती से सस्ती बिजली बना सकते हैं, ठीक, कैसे हम बिजली को ऐसे शेड्यूल करें कि हम उसको सस्ते से सस्ते दाम में क्या कर पाए, बेच पाए, है ना। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक्स के बाद आपका इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, है ना। तो इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम की बात करें तो हमने बहुत सारे पावर सिस्टम्स पढ़े अभी, मतलब पावर जनरेटिंग प्लांट पढ़े जो कि अलग अलग तरीकों से पावर को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जैसे लाइक कोल प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है आपका, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक। जस्ट लाइक दैट कि हमने पहले डिस्कशन किया था यहाँ पे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरेशन करते हैं, फिर हम उस पावर को ट्रांसमिट करते हैं, देन हम उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जनरेशन हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन जब ट्रांसमिशन की बात आती है तो वो ट्रांसमिशन एक ही तरीके से होता है ना। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स यहाँ पे क्या है एडेड है। पहले है कोल प्लांट है, उसके बाद न्यूक्लियर प्लांट है, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। ये सारे प्लांट एक साथ अटैच हो जाते हैं, किससे जाके, आपके ट्रांसमिशन टावर से, है ना, जो कि पावर को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। और इसका जो रेंज होता है दैट इज द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक। जनरली अभी इंडिया में हम 765 केवी तक वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसको जनरली हम बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अब ये वोल्टेज क्या होता है कि आगे बढ़ता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो पावर प्लांट है हमारे घर के नज़दीक नहीं हो सकता। जैसे जस्ट थिंक दैट कि हमने एक एग्जांपल लिया कि मेरा पावर प्लांट जो है वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है ना, और मैं यहाँ पे रहता हूँ कहाँ पे, पटना में, ठीक। तो पटना में पावर पाने के लिए हमको क्या करना होगा, उस पावर को मुजफ्फरपुर से क्या करना होगा, ट्रांसमिट करना होगा, ठीक। अब वो ट्रांसमिट होके पहुंचेगा मेरे घर के आसपास के सब स्टेशन में। अब सब स्टेशन क्या करेगा भाई, उस पावर को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा। जस्ट थिंक दैट कि आपके घर के आसपास कोई फैक्ट्री है ना, तो उस फैक्ट्री में क्या होगा, वो पावर जाएगा। तो फैक्ट्री में ऑब्वियस सी बात है हमको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है घर के मुकाबले, है ना, तो हम उसको वहाँ से टैप करके निकाल सकते हैं। अब घरों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो घर के आसपास आप देखोगे कि छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। वो ट्रांसफार्मर आपके घर में कितनी बिजली आती है भाई, 230 वोल्ट की बिजली आती है ना। तो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज तक की बिजली आती है ना। तो वो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं भाई, उनको अलग अलग जगह पे जैसी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे वैसा प्रोड्यूस करके या ट्रांसफॉर्म करके आपके घरों तक पहुँचा देते हैं, है ना। तो इंटरकनेक्टेड पावर स्टेशन या इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब जस्ट थिंक दैट कि मैंने एक कोल प्लांट लगाया, अब उस कोल प्लांट में कुछ खराबी आ गई, है ना, तो हम वहाँ से पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो हम जो पावर है वो न्यूक्लियर प्लांट से ले सकते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से ले सकते हैं, है ना। तो जस्ट थिंक दैट कि अगर बहुत सारे पावर स्टेशन मेरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं तो अगर एक खराब हो जाता है तो बाकी के जो भी हैं वो पावर को प्रोड्यूस करके आपके घरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, ठीक। तो यहाँ पे अलग अलग जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स हैं या कैसे हम पावर स्टेशन को अलग अलग तरीक़ों से कनेक्ट करते हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लोड शेयरिंग क्या होती है, कैसे लोड को शेयर किया जाता है। जस्ट थिंक दैट कि मुझे अभी इतनी लोड की ज़रूरत नहीं है या इतना पावर का ज़रूरत नहीं है, तो हम कैसे उसको कम करेंगे या पावर स्टेशन में कैसे उसको कम किया जाएगा, है ना। उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो टोटल ये जो है आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका
ईपीजी में या इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में, जहाँ पे इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम से आपको 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इसमें हम जो सबसे पहला चैप्टर है वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, वो है आपका बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन, जो कि ईपीजी का इंट्रोडक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।